आदित्य और शुभी। आदित्य का आज ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही घर वापस लौट आया। वो सीधे अपने रूम में आया था कि उसकी एक पल को दिल की धड़कन बंद हो गई। उसके सामने शुभी। शुभी अपनी आंखें खोल एकटक सीढ़ी को देख रही थी। आदित्य ये नज़ारा देख बेसुध सा शुभी के करीब आया तो शुभी की पलकों में हरकत हुई और उसने अगले ही पल अपनी नज़रों को आदित्य पर टिकाया तो आदित्य इस सबसे होश में वापस लौट आया। आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि शुभी को होश आ गया था। वो अपनी जगह पर हैरान सा खड़ा हो गया और अगले ही पल उसने जल्दी से शुभित को पुकारा, पर वो तो था ही नहीं। तो बस याद आते ही जल्दी से उसे कॉल किया, मगर उसने अपने डैड का कॉल पिक नहीं किया। तो आदित्य ने अब जल्दी से शान को कॉल किया, क्योंकि उसे इस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो कोई सपना देख रहा था? कुछ देर बाद शान उसके कॉल करने पर जल्दी से आया तो वो खुद हैरान हो गया। उसने सबसे पहले आदित्य को संभाला और तब डॉक्टर को कॉल किया। शान ये सब आरोही को बता ही रहा था कि तभी पास खड़े डॉक्टर ने आदित्य से कहा, मिस्टर मित्तल, प्लीज मेरे साथ आइए। आदित्य हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर के साथ रूम से बाहर निकल आया। तो डॉक्टर सिन्हा ने खुश होते हुए कहा, इट्स अ मिरेकल मिस्टर मित्तल, शायद भगवान को आप दोनों पर तरस आ गया। मिसेस मित्तल बिल्कुल ठीक हैं। आदित्य ने उनकी बात सुन अपनी भीगी हुई पलकों को उठा डॉक्टर को देखते हुए पूछा, बट वो उठ क्यों नहीं रही है? कुछ बोली भी नहीं अभी तक। डॉक्टर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आपकी वाइफ काफी लंबे समय तक कोमा में रही हैं। उन्हें अभी अपनी एक उंगली तक को हिलाने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें। उन्हें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वो खुद उठेगी। उनका चेकअप कर चुका हूँ। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, मैं बस उनकी मेमोरी चेक करना चाहता हूँ। आप बात कीजिए उनसे और उन्हें सबसे मिलवाएं, क्योंकि उनकी नज़रों से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी वो सिर्फ आपको पहचान पा रही हैं। आइए। ये कहते हुए डॉक्टर आदित्य को वापस अंदर लेकर आए तो शुभी के करीब जाते ही आदित्य की दिल की धड़कनों ने एक रफ्तार पकड़ ली। आखिर 16 साल बाद वो उसकी आवाज़ सुनने वाला था। आदित्य की आंखें एक बार फिर भीग चुकी थीं। वो शुभी के करीब ही बैठ गया और उसने बहुत ही धीरे मगर साफ शब्दों में कहा, शुभी। शुभी लगातार आदित्य को ही घूरे जा रही थी और जैसे ही आदित्य की दर्द भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो शुभी की आंखों में जैसे सैलाब उमड़ आया और उसने धीरे से अपने होठों को खोलते हुए कहा, आदित्य। शुभी की आवाज़ सुन आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने अगले ही पल बिना किसी पर ध्यान दिए शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ मेरी जान। ये कहते हुए ही आदित्य ने झुककर शुभी के सिर को चूम लिया और बस उसे देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? आदित्य की बात सुन शुभी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मेरा सिर दर्द हो रहा है। आदित्य शुभी की बात सुन रोने लगा था और उसने डॉक्टर को अपने भरे गले से आवाज़ देते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी आएं। डॉक्टर ने आदित्य को इस तरह देख उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आप खुद को संभालिए, वो ठीक हैं। आदित्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ठीक नहीं है, इसको सिर में दर्द हो रहा है। शान और आरोही आदित्य की हालत देख अब खुद भी बहुत इमोशनल हो गए। आरोही शान के गले लगी तो शान ने उसे चुप कराते हुए कहा, हे एंजल, रो मत, देखो मॉम अब ठीक हैं। पास खड़ी सपना आंटी की भी आंखें नम थीं। उन्होंने आगे बढ़कर आरोही को संभाला तो शान ने जल्दी से आदित्य के पास आ उसके सामने नीचे अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, पॉप्स पॉप्स मॉम ठीक हैं। इस पर डॉक्टर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यस मिस्टर मित्तल, मिसेस मित्तल ठीक हैं, अभी फिलहाल बॉडी पेन रहेगा। आदित्य जो कि अपने हाथों में शुभी का एक हाथ पकड़े हुए शुभी को देख रहा था, वो उन सबकी आवाज़ों को सुन जैसे होश में आया और उसने इधर उधर देख अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए कि तभी वहाँ खुशी और समीर भी आ गए। समीर ने आदित्य को आवाज देते हुए कहा, आदि। तो आदित्य खुश होकर जल्दी से उठा और उसने अगले ही पल समीर के गले लगते हुए कहा, सैम, मेरी शुभी। शुभी को होश आ गया। इधर शुभी उसकी नज़र अब शान पर जम गई थी। वो उसे देखने लगी थी। वहीं डॉक्टर ने शुभी को एक नज़र देखते हुए आदित्य से कहा, मिस्टर मित्तल, आप सभी को रूम से जाने को कहें। सिर्फ आप मिसेस मित्तल के पास रुकें, अभी उन्हें बोलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर की बात सुन समीर ने कहा, हाँ आदि, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी भीड़ देख भाभी को भी अभी ठीक महसूस नहीं होगा। समीर की आवाज़ सुन शुभी ने अब अपनी पलकों को उठा उसकी तरफ देखा। वो शुभी को देख मुस्कुराया तो शुभी के चेहरे पर भी एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे पहचान गई थी। सभी धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गए। खुशी आरोही को अपने साथ लेकर रूम से बाहर निकल आई। वहीं शान भी समीर के साथ बाहर आ गया। इधर रूम में आदित्य एक बार फिर खुश हो शुभी के पास जा बैठा तो शुभी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ा आदित्य के हाथ पर रखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में उससे पूछा, एंजल, मेरे बच्चे कहाँ हैं आदित्य?
शुभी की आंखें एक बार फिर भर आईं और उसने धीरे से अपनी कमजोर आवाज में कहा, वो राज राज मेरी बच्ची को ले गया, मेरी बेबी। आदित्य शुभी की बात सुन नासमझी से उसे देखने लगा। आदित्य ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर शुभी से पूछा, आपकी बच्ची कैसी दिखती है वो? शुभी डॉक्टर की बात सुन रोने लगी और उसने आदित्य को देखते हुए कहा, आदित्य मेरी एंजल, वो राज मेरी बच्ची को ले गया, उसे पकड़ो आदित्य, वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले जाएगा। ये कहते हुए शुभी अब उठने की कोशिश करते लगभग उठ चुकी थी कि आदित्य ने जल्दी से शुभी को संभाल उसे ठीक से बेड के हेडबोर्ड से सटा कर बैठाया। शुभी की बातों से उसे समझ आ गया था कि वो अब भी 16 साल पहले उस हादसे वाले दिन में ही उलझी हुई है। उसे नहीं पता था कि उस दिन से अब तक 16 साल बीत चुके हैं और अब उसकी बच्ची बड़ी हो गई है। डॉक्टर भी इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने आदित्य से कुछ कहना चाहा था कि आदित्य ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए रोक दिया। आदित्य ने शुभी के करीब हो उसके गाल पर लुढ़के आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से कहा, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है और हमारे पास है शुभी। शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो उसे देखने लगी तो आदित्य ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शुभी, तुम्हें याद नहीं, पर उस राज की वजह से तुम और एंजल दोनों वाटरफॉल में गिर गए थे और इस बात को 16 साल बीत चुके हैं शुभी। शुभी आदित्य की बात सुन हैरान हो आदित्य को देखने लगी तो आदित्य ने जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में ले उसे संभालते हुए कहा, कुछ मत सोचो, सब मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम्हें माइंड पर कोई प्रेशर नहीं डालना है, मैं हूं ना, मैं सब समझाऊंगा तुम्हें। शुभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आदित्य ने शुभी के सिर को एक बार फिर चूमते हुए अब आगे कहा, वाटरफॉल में गिरने के बाद सिर पर चोट लगने की वजह से तुम कोमा में चली गई शुभी, और आज 16 साल बाद तुम कोमा से बाहर आई हो, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं शुभी, 16 साल बीत चुके हैं, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? शुभी आदित्य की बात सुन अभी भी बुरी तरह हैरान थी। वो 16 साल से कोमा में थी, इसका मतलब उसने अपने बच्चों का बचपन, आदित्य और उसके बीच का इतना लंबा समय सब कुछ गवा दिया। शुभी के मुंह से सिसकी निकल गई और उसने अगले ही पल अपने कांपते हुए हाथों से आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दी तो आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। डॉक्टर उन दोनों को देख हैरान भी थे और खुश भी। कई बार ऐसी सिचुएशंस में पेशेंट को संभालना मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ आदित्य ने शुभी को इतने अच्छे से हैंडल किया था कि उसने बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से उसे सच साफ साफ बता दिया। आदित्य ने शुभी के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, एंजल से मिलोगी? शुभी ने आदित्य की बात सुन उसके गले लगे रोते हुए कहा, मैं कैसे? आदित्य ने शुभी को शांत करते हुए कहा, शशिश रोना बंद करो, अब सब ठीक है, हम सब साथ हैं शुभी, तुम, मैं और हमारे बच्चे। शुभी आदित्य की बात सुन अभी भी उसके गले लगी हुई थी, सिसक रही थी। सच्चाई को एक्सेप्ट करना अभी उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर यह सब जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। डॉक्टर उन दोनों को देख खामोशी से उन्हें अकेला छोड़ नर्स के साथ रूम से बाहर निकल गए। उन्हें बाहर आते देख शान जल्दी से उनके पास आया और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंकल, मॉम ठीक हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो शान के चेहरे पर और खुशी के साथ खड़ी आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट खिल उठी। शान खुश हो जल्दी से डॉक्टर के गले लग गया और फिर समीर ने उसकी पीठ पर हाथ फेर उसे खुशी से गले लगा लिया। इधर तब तक अभय वो भी वहां आ पहुंचा तो उसकी सबसे पहले नजर आरोही पर ही गई। उसने आरोही के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, आशी व्हाई आर यू क्राइंग? शुभी आंटी ठीक हो गई हैं, ये तो बहुत खुश होने वाली बात है। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। खुशी ने आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ आशु, शुभी के सामने तो बिल्कुल नहीं रोना। अभय ने अपनी मॉम की बात सुन जल्दी से कहा, हाँ। ये कहते हुए अभय ने आरोही को साइड हग किया तो आरोही होश में आई कि वो और अभय इस वक्त एक दूसरे के कितने नजदीक थे। आरोही ने अभय की पकड़ से छूटकर अब शान के पास जाते हुए पूछा, भाई हम मम्मा से कब मिलेंगे? शान ने आरोही के सिर पर हाथ रख खुश होते हुए कहा, एंजल लगता है आज हमारी बारी नहीं आएगी, आज तो पॉप्स अपने पूरे 16 साल का कोटा पूरा करने वाले हैं। शान की बात सुन वहां खड़े सभी के चेहरों पर अब मुस्कुराहट खिल उठी कि तभी आरोही ने खुशी से चहकते हुए कहा, भाई मैं अभी आए, कान्हा जी को इस सब के लिए एक थैंक यू तो बनता है। ये कहते हुए वो जल्दी से वहां से सीढ़ियों की तरफ भागी तो शान ने हंसते हुए कहा, एंजल संभल कर। इधर अभी को इस तरह आरोही का उससे दूर जाना कहीं ना कहीं उसे अच्छा नहीं लगा था। वो उदास सा उसे अपनी इंटेंस नजरों से नीचे जाते हुए देखने लगा तो पास खड़ी खुशी ने उसके चेहरे पर आई उदासी को देख एक नजर आरोही को देखा। वही रूम में आदित्य ने शुभी को अपने गले से लगाए हुए कहा, जान एक बार बच्चों से मिल लो, बहुत तरसे हैं तुम्हारे प्यार के लिए, उनसे मिलोगी तो तुम्हारा सारा दर्द यूं गायब हो जाएगा। शुभी ने आदित्य की बात सुन उससे अपनी पकड़ ढीली की तो आदित्य ने शुभी का चेहरा अपने सामने करते हुए पूछा, बताओ मिलना चाहोगी?
ओ माय पुअर बेबी। आरोही इस समय घर में बने मंदिर में कान्हा जी के सामने बैठी हुई शाम का दिया जला रही थी। संध्या आरती का समय हो चला था और आज तो आरोही की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फूलों से पूजा की थाली सजाई, प्रसाद थाली में रख उसने दीपक जलाया और फिर कान्हा जी की आरती कर शाम की पूजा कर थाली वापस रख कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ उन्हें आज के उनके इस चमत्कार पर दिल ही दिल उन्हें धन्यवाद कहने लगी। फोन की आवाज सुन उसका ध्यान भंग हुआ तो वो मंदिर से बाहर निकल आई और उसने अपना फोन देखा तो चेहरा खुशी से खिल उठा। कॉल रुद्र का था। रुद्र ने कल ही एक न्यू नंबर लिया था, पुराना नंबर अभी उसका फिलहाल बंद था। आरोही ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। रुद्र ने उसकी आवाज सुनते हुए कहा, बेबी। आरोही ने इधर उधर देख धीरे से पूछा, हाँ बोलो। रुद्र ने आरोही से पूछा, वहाँ घर पर सब ठीक है ना, तुम्हारे पापा? आरोही ने झट से कहा, हाँ मम्मा को होश आ गया रुद्रांश, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। रुद्र ने आरोही की खिलखिलाती हुई आवाज को सुना तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और उसने धीरे से कहा, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रुद्र से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप फ्लैट में शिफ्ट हो गए? रुद्र ने एक नज़र पलटकर किचन में उसका सामान सेट कर रहे सक्षम और उसकी बड़ी बहन मुस्कान दी को देख आरोही से कहा, हाँ चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय, लव यू। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को फोन पर ही किस दे डाली और कॉल कट कर दिया तो आरोही उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी। उसने अपना फोन अपने सीने से लगाया और अब जल्दी से ऊपर चली गई। इधर रूम में आदित्य शुभी के बालों में हाथ फेर रहा था कि तभी शान आरोही के साथ अंदर आया। उसे शुभी से अपनी मॉम से मिलना था, उससे अब वेट नहीं हो रहा था। आदित्य ने उनके कदमों की आहट सुनी तो पलट कर देखा। दोनों को देख वो मुस्कुराया और उसने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया तो वे दोनों ही अब उसके और शुभी के पास चले आए। शुभी ने उनके पास आते ही एक धीरे से अपनी आंखें खोल एक नज़र उन दोनों को देखा तो आदित्य ने खुश होते हुए कहा, शुभी पहचानो कौन है ये दोनों? शुभी ने आदित्य की बात सुन एक बार फिर उन दोनों पर नजर डाली तो ब्लैक टी शर्ट में खड़े शान को वो एकटक देखने लगी। हल्के कली हेयर्स, गोरा रंग, चेहरे पर स्माइल। शुभी ने धीरे से अपना हाथ शान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शान। उसकी बात सुनते ही शान जल्दी से अपने नीज पर नीचे बैठ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पॉप्स, मॉम मुझे एक बार में ही पहचान गई। उसके कहने के चुलबुले अंदाज पर आदित्य के साथ शुभी भी धीरे से मुस्कुराई और उसने अपना हाथ बढ़ा उसके गाल को छुआ तो एक पल के लिए शान भी अंदर तक हिल गया। इस हाथ की नरमी को कितना याद किया था उसने। आंखें भर आई पर उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया और अगले ही पल शुभी के माथे को चूमते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच मॉम। शुभी की भी आंखें भींगी हुई थी, उसने अपनी भीगी पलकों को उठा अब एक नज़र शान के बगल से खड़ी आरोही पर डाली तो वो कुछ देर के लिए चुपचाप आरोही को देखने लगी। वो दिखने में कुछ उसके जैसी थी पर हाँ थोड़ी आदित्य से भी मिल रही थी। रंग उस पर ही गया था, यहाँ तक आरोही की आंखें भी उसके जैसी थी। शुभी ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए पूछा, एंजल? आदित्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया तो शुभी की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक आए। कितनी खूबसूरत और बड़ी हो गई थी उसकी बेटी। किसी ने सच ही कहा है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। शुभी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कितना कुछ खो दिया था। अपने बच्चों का बचपन भी उसे देखना नसीब नहीं हुआ। उसे रोते देख आरोही भी रोने लगी और उसके पास ही बैठ उसने शुभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा। इधर रूम के डोर पर खड़े समीर की आंखों में नमी और होठों पर एक मुस्कान थी। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, मेरी बस भगवान से इतनी सी प्रार्थना है कि अब कोई दुख मेरे यार को मत देना। खुशी ने उसकी बात सुन उसके कंधे पर हाथ रख उसे देखा तो समीर मुस्कुराते हुए पलटकर उसके गले लग गया। इधर शुभी ने अब धीरे से पूछा, चीकू? तो उसकी बात सुन शान ने अपने आंसू पोंछ हंसते हुए कहा, अरे मॉम, भाई आपके प्रमोशन के चक्कर में सिंगापुर गए हैं, जल्दी ही वापस लौट आएंगे। शान की बात सुन आदित्य हंसने लगा तो वहीं आरोही ने मुस्कुराते हुए शान से कहा, क्या भाई आप भी ना? वहीं शुभी वो उन सबको नासमझी से देखने लगी तो शान ने शुभी के पास बैठते हुए कहा, मॉम, आप अब हम सबकी मॉम ही नहीं बल्कि सासू मॉम भी बन चुकी हैं। भाई की शादी हो गई है और भाई अपने हनीमून पर गए हैं। शान की बात सुन शुभी एक बार फिर हैरान थी। उसने फिर से आदित्य को देखा तो आदित्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम सास बन चुकी हो। ये बात सुन शुभी अब आखिरकार मुस्कुरा ही दी। आदित्य ने उसके हाथ को पकड़कर चूमते हुए कहा, अब बस बहुत हुआ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। चलो बच्चों, अभी तुम लोग भी आराम करो जाकर। आरोही और शान रूम से बाहर निकल गए। इधर शुभी को आराम से लेटा कर आदित्य अब बाहर आया तो समीर को देख एक बार फिर उसके गले लगा तो समीर ने खुश होकर कहा, मैं तेरे लिए आज बहुत खुश हूँ। आदित्य ने उसकी बात सुन अपना सिर हिलाया। रात के डिनर के बाद समीर और उसकी फैमिली चली गई।
वही आदित्य आज खुश होता हुआ रूम में वापस आया तो शुभी अभी सोई हुई थी। उसे देख आदित्य के दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि वो शायद इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। अंडस को वहीं देर रात रूद पूल साइड एरिया में खड़ा स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती करिश्मा को घूर रहा था कि कुछ देर बाद वो पानी से बाहर निकल कर आई तो रूद ने उससे अपनी नजरें फेर लीं। ये देख करिश्मा मुस्कुराई और उसने रूद से कहा, जरा टॉवल पास करना। उसकी बात सुन रूद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, मगर फिर कुछ सोच उसने थोड़ा चलकर साइड में रखी टॉवल उठाकर करिश्मा को लाकर दी तो वो उसे देख मुस्कुराई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। रूद को उसका थैंक यू इस वक्त किसी बुलेट की तरह अपने सीने में चुभता हुआ महसूस हुआ, पर उसने इस समय खुद पर काबू रखते हुए कहा, अब जब हमारे बीच सब शॉर्ट आउट हो गया है तो प्लीज सब कुछ ठीक करो, मुझ पर लगे सभी इल्जाम हटाओ। करिश्मा ने उसकी बात सुन एक शातिर मुस्कान देते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम अपना वादा तो पूरा करो। ये कहते हुए करिश्मा रूद के करीब आने लगी तो रूद ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं, पहले तुम मेरा काम करोगी, तुम्हारी वजह से पहले ही मैं बहुत कुछ झेल रहा हूँ। तुम पर भरोसा नहीं मुझे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कितनी चालाकी से तुमने मुझे उस ड्रग्स के जाल में फंसाया है। करिश्मा रूद की बात सुन हंस दी और उसने अब रूद के करीब जा उसके दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, ओ माय पुअर बेबी। रूद ने करिश्मा को दूर झटक दिया तो वो एक बार फिर हंसने लगी तो रूद ने चिढ़ते हुए उससे पूछा, क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके, क्यों फंसाया मुझे। इस पर करिश्मा ने एक बार फिर उसके पास जा रूद की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मिल गए मुझे। इतना कहकर वो अब रूद की मस्कुलर चेस्ट को अपने हाथों से छूने लगी तो रूद ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया तो इस बार करिश्मा को गुस्सा आ गया और उसने भड़कते हुए रूद से कहा, बस बहुत हुआ, जितना तुम मुझे तरसाओगे उससे कई गुना मैं तुम्हें तुम्हारी उस दिल चुराने वाली से मिलने के लिए तरसा दूंगी। अभी तो तुम बेल पर बाहर आ गए, पर अब अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हें बाहर आने का मौका नहीं दूंगी। रूद ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, मुझे बस इतना बता दो कि क्यों क्यों तुमने मुझे इस सब में फंसाया, आखिर मैं ही क्यों। करिश्मा रूद की बात सुन मुस्कुराई और उसने कहा, कितनी बार बोलूं, मुझे तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर चाहिए थे, बट यू नो व्हाट, तुम में बहुत एटीट्यूड है और आज इसी एटीट्यूड की वजह से तुम इस हालत में हो। लोग मरते हैं मेरे साथ 2 पल गुजारने को कि शायद मेरी उन पर नजर पड़ जाए और मैं रातों रात उन्हें स्टार बना दूं, पर तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है। तुमने मुझे ठुकराया, मुझे, करिश्मा को, तो देखो इसलिए मैंने तुम्हारा वो हाल किया कि तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। करिश्मा की बात सुन रूद ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा, जब सब मेरे साथ करना था तो मेरी दोस्त को ड्रग्स क्यों दिया तुमने। करिश्मा उसकी बात सुन हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो होश में रहता तो क्या मैं ड्रग्स का बैग रख वहां से आसानी से निकल पाती। तुम दोनों को ही मैंने ड्रग्स दिए थे ताकि दोनों को ही होश ना रहे और मैं आसानी से वहां से निकल पाऊं। रूद करिश्मा की बात सुन उसे घूरने लगा था, वहीं करिश्मा ने बाथरूम पहनते हुए बेफिक्र होकर कहा, वैसे छोड़ो अब उन पुरानी बातों को, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें वापस से रॉकस्टार बना दूंगी। करिश्मा ये कहते हुए अब रूद के गले लग गई तो रूद ने करिश्मा को नफरत से देखते हुए कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं डायरेक्टर सर से बेवफाई करते हुए। रूद की बात सुन करिश्मा हंसने लगी, वो रूद से दूर हो अपना पेट पकड़कर हंसने लगी थी। ये देख रूद हैरान सा उसे देख रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूद को झटका लगा और उसने अगले ही पल पलट कर देखा तो वो हैरान हो फुसफुसाया, सर। रूद एक झटके में दूर हटा, उसके सामने म्यूजिक डायरेक्टर था जो कि अजीब ही नजरों से उसे देख रहा था। करिश्मा अपने उस सो कॉल्ड पति को देख मुस्कुराई और उसने रूद से बनावटी ढंग में कहा, ओ सॉरी, मेरा मतलब था कि तुम हम दोनों को खुश कर दो और फिर देखो तुम रातों रात रॉकस्टार बन जाओगे, तुम पर लगे सभी इल्जाम भी हटा दिए जाएंगे, क्यों डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर ने वहां बने छोटे से बार से अपने लिए एक ड्रिंक बनाते हुए कहा, बिल्कुल डार्लिंग। रूद उन दोनों की बातें सुन शौक था, उसने आज तक सिर्फ सुना था इस सब के बारे में, पर आज जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो इस सब से बुरी तरह हैरान था। रूद ने उन दोनों को घूरते हुए देखा था कि तभी डायरेक्टर ने रूद के करीब आ उसके गले को बड़े ही सेंशुअल वे में अपनी उंगलियों से छूकर कहा, कब से नजर थी मेरी तुम पर, मगर आज हाथ आए हो। ये कहते हुए डायरेक्टर अब करिश्मा की तरह मुड़ा और उसने खुश होते हुए कहा, मानना पड़ेगा डार्लिंग, तुम्हारे इस शातिर दिमाग का जवाब नहीं, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। करिश्मा ने रूद के करीब होते हुए कहा, क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है, आपसे बहुत प्यार करता है, मैं जो भी करती हूँ वो हम दोनों के लिए ही तो करती हूँ। ये कहते हुए उसने अब रूद के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ था कि उन दोनों को अपने इतने करीब पाकर रूद घुटन महसूस करने लगा। उनकी घाटियां बातें सुन वो हिकारत भरी नजरों से दोनों को देखने लगा। पति पत्नी जैसे रिश्ते का दोनों ने मजाक बना रखा था।
वो पीछे हटने को हुआ तो डायरेक्टर उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। रुद्र अब इस सब से गुस्से से भर गया। ये सब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था, इसलिए अगले ही पल उसने पलटकर डायरेक्टर को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो मेरी पहली किस थी। रुद्र ने गुस्से में डायरेक्टर की कॉलर को पकड़ अब उस पर एक के बाद एक पंच मारते हुए उसकी नाक से खून निकाल दिया। ये सब देख करिश्मा घबराई और वो तेज आवाज में चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। पर उसकी आवाज सुन कोई भी नहीं आया। रुद्र उसे देख मुस्कुराने लगा और उसने अगले ही पल डायरेक्टर को दूर फेंक करिश्मा का हाथ पकड़कर मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ, चिल्लाओ और चिल्लाओ। करिश्मा शॉक होकर कभी नीचे पड़े डायरेक्टर को तो कभी इधर उधर देखते हुए चिल्लाने लगी। तभी रुद्र ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़ते हुए कहा, कोई नहीं आने वाला तुम्हें आज बचाने को। मुझे बेहोश कर तुमने अपना घिनौना खेल खेला था ना, पर मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे होशो हवास में तुम्हारी बर्बादी का खेल दिखाऊंगा। ये कहते हुए रुद्र ने करिश्मा को दूर धकेल दिया और पलटकर डायरेक्टर की तरफ मुड़ा तो वो रुद्र के गुस्सैल रूप को देख डर के मारे खिसकते हुए पीछे हटने लगा और उसने पीछे हटते हुए कहा, देखो लड़के, अगर तुम्हें मुझे छुआ भी तो तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। रुद्र ने उसकी बात सुन गुस्से में आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाते हुए कहा, तुम जैसे घटिया इंसान और कर भी क्या सकते हैं। ना जाने कितने मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया है और ना जाने कितने ही बेकसूर लोगों की जिंदगी तुमने अपनी गंदी हसरतों को पूरा करने के लिए तबाह की होगी, पर इस बार तुमने गलत आदमी पर हाथ रखा है। इतना कहकर रुद्र ने एक बार फिर बड़ी जोर से डायरेक्टर के जबड़े पर वार किया तो डायरेक्ट दर्द से चिल्ला उठा। इधर करिश्मा वो अब रुद्र को देख चुपचाप वहां से निकलने की फिराक में थी कि तभी वहां मौजूद बड़े से शॉपीस के पीछे से सक्षम बाहर निकल कर आया और उसने करिश्मा का रास्ता रोकते हुए कहा, कहाँ चली मैडम, अभी तो ठीक से रुद्र ने तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। सक्षम को देख करिश्मा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पलटकर देखा तो रुद्र खड़ा हुआ गुस्से में उसे घूर रहा था। डायरेक्टर भी दर्द से तड़पते हुए अपना मुंह पकड़कर बैठा हुआ था कि तभी वहां उस छोटे से बार में से शान निकल कर आया और उसने नफरत से करिश्मा और डायरेक्टर को देखते हुए रुद्र से कहा, ये ले तेरी बेगुनाही का सबूत और कर दे इन दोनों को एक्सपोज। ये कहते हुए शान ने रुद्र के हाथों में अपना फोन दिया तो रुद्र का गुस्सा कुछ कम हुआ। वहीं उनकी बातें सुनकर डायरेक्टर और करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। करिश्मा ने घबराते हुए पूछा, कैसा सबूत, क्या है इस फोन में। रुद्र उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और उसने करिश्मा से कहा, तुम्हारी बर्बादी और हमारा सच। ये कहते रुद्र ने सक्षम को देखा तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करिश्मा और डायरेक्टर को अब सब कुछ समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उन दोनों के लिए एक जाल था जिसमें वे दोनों फंस गए हैं। डायरेक्टर गुस्से में उठा और उसने रुद्र पर वार करना चाहा पर शान ने ये देख जल्दी से हरकत में आए एक लात सीधा उसके पेट में मार उसे एक बार फिर चित कर दिया। वहीं करिश्मा ने रोते हुए कहा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इस पर सक्षम ने कहा, इसी लायक हो तुम, चलो यारों। ये कहते हुए रुद्र, सक्षम और शान अब वहां से चले गए। तीनों बाहर निकल कर आए तो रुद्र ने वहां खड़े उस बूढ़े वॉचमैन अंकल के गले लगते हुए कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। इस पर अंकल ने कहा, बेटा थैंक यू तो मैं तुम्हें कहता हूँ, इन जैसे राक्षसों का पर्दाफाश करने के लिए। रुद्र उनकी बात सुन मुस्कुराया और इधर शान ने एक नज़र खिड़की से उन बूढ़े अंकल के छोटे से रूम में डालते हुए कहा, अंकल हमारा काम हो गया, अब इन बेहोश गार्ड्स पर थोड़ा पानी छिड़क दो। करिश्मा और डायरेक्टर के बंगले पर घुसने में इन अंकल ने ही तीनों की मदद की थी। सारे कैमरे अंकल ने ही ऑफ किए थे और बाकी गार्ड्स को नींद की दवा देकर सुला दिया था। वे तीनों अब अंकल को बाय कहते हुए वहां से निकलकर सक्षम की बाइक के पास आ गए। तीनों बेहद खुश थे। रुद्र ने जल्दी से बाइक पर बैठ बाइक स्टार्ट की तो सक्षम और शान जल्दी से पीछे बैठ गए और वे तीनों वहां से खुशी से चिल्लाते हुए निकल गए। कुछ देर बाद रुद्र ने बाइक रोकी तो सक्षम और शान जल्दी से बियर लेकर आ गए। बाइक स्टार्ट कर अब वे तीनों फिर आगे बढ़े थे कि पेट्रोलिंग करती पुलिस को देख रुद्र ने बाइक वापस मोड़ ली और वे लोग अब इस वक्त बीच पर आ गए। तीनों ने ही अपनी अपनी बियर की बोतल से चीयर्स करते हुए बियर को अपने होठों से लगा लिया। तभी सक्षम हंसने लगा तो शान ने उसे हंसते देख हंसते हुए पूछा, क्या बे, क्यों हंस रहा है। इस पर सक्षम ने कहा, मैं यार सोच रहा हूँ कि अब तो वाकई राणा को बुर्खा पहनाना पड़ेगा। लड़की तो लड़कियां, इसको तो लड़के भी नहीं छोड़ रहे। सक्षम की बात सुन जहां शान बड़ी जोरों से हंस दिया वहीं रुद्र के मुंह से बियर फव्वारे की तरह बाहर निकल आई। रुद्र ने एक नज़र गुस्से में सक्षम को घूरा तो उसने हंसते हुए पूछा, सही कहा ना मैंने। तभी रुद्र ने उस पर झपटते हुए कहा, रुक जा साले, बहुत मजे ले रहा है ना मेरे। ये कहते रुद्र ने सक्षम को पकड़ना चाहा तो वो हंसते हुए अपनी बियर की बोतल हाथ में लेकर इधर उधर भागने लगा। शान भी उन दोनों के पीछे भागा। आज इतने दिनों बाद ही सही रुद्र बहुत बहुत ज्यादा खुश था।
वे तीनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। रुद्र ने भागकर अब सक्षम को पकड़ लिया और दोनों वहीं बीच पर ही लोटपोट हो गए। रुद्र ने सक्षम को 2-3 मुक्के जड़ दिए कि तभी शान ने वहां आया और जल्दी से उन दोनों पर जा गिरा। तीनों एक बार फिर हंसने लगे। कुछ देर बाद वापस बाइक के पास आए और एक बार फिर बियर पीते हुए कुछ बातें करने लगे। रुद्र ने एक बार अपनी पॉकेट में फोन चेक कर लिया, सही सलामत था, तो अब एक बार फिर सक्षम और शान से बातें करते हुए मस्त होकर बियर पीने लगा। कुछ ज्यादा ही खुश थे तो होश ही नहीं रहा कि उन्होंने कितनी बियर पी डाली। हल्का नशा होने लगा था। सक्षम ने अब 3 सिगरेट जलाते हुए एक शान और एक रुद्र को दे दी। शान वैसे तो स्मोकिंग अवॉइड करता था बट कभी कभी कर लिया करता था। इधर रुद्र उसने तो झट से सिगरेट अपने होठों से लगाई और तीनों ने एक साथ एक लंबा कश लेते हुए धुआं बाहर निकाला था कि अगले ही पल रुद्र का फोन बजने लगा। रुद्र ने एक बार फिर एक कश लेते हुए फोन निकालकर कॉलर नेम देखा तो वो फोन पर फ्लैश होते बेबी को देख खांसने लगा। सक्षम ने उसे देखते हुए पूछा, अबे क्या हुआ? तो रुद्र ने अपनी खांसी को रोकने की कोशिश करते हुए बहुत धीरे से कहा, आरोही। रुद्र ने इतना धीमे कहा था कि मानो वो यही हो वही। शान ने जैसे ही ये सुना तो उसने जल्दी से सिगरेट फेंक दी। रुद्र ने भी अपनी सिगरेट फेंकते हुए अपनी खांसी कंट्रोल करने के बाद कॉल पिक करना चाहा मगर कॉल कट हो गया तो सक्षम ने हैरान होकर कहा, भाई क्या टैरा है आरोही का? दोनों ने सिगरेट फेंक दी। रुद्र को अभी भी हल्की फुल्की खांसी हो रही थी कि एक बार फिर आरोही का कॉल आया तो रुद्र ने कॉल पिक कर लिया पर उसे एक बार फिर खांसी आ गई तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उधर कॉल पर आरोही ने उसकी आवाज सुनते हुए कहा, रुद्रांश क्या हुआ आपको, सर्दी हुई है क्या? इस पर रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और सामने खड़े शान और सक्षम से दूर जाते हुए कहा, बेबी मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इस पर आरोही ने पूछा, क्यों, अभी क्यों नहीं? रुद्र ने उसकी बात सुन जवाब देना चाहा था कि पीछे से सक्षम ने रुद्र का मुंह पकड़कर बंद करते हुए कहा, अबे रुद्र ये ले तेरी सिगरेट। सक्षम की बात सुन रुद्र अपनी आंखें फाड़ उसे घूरने लगा। वहीं फोन पर आरोही ने रुद्र से पूछा, कौन था ये? सक्षम, और आप फिर सिगरेट पी रहे हैं? कितने झूठे वादे करते हैं आप, कितने झूठे हैं? रुद्र ने आरोही को नाराज होते सुन जल्दी से कहा, नहीं बेबी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई सिगरेट नहीं पी मैंने, सच्ची। तभी सक्षम ने एक बार फिर रुद्र के करीब आते हुए चिल्लाकर कहा, क्या बे रुद्र, किससे बात कर रहा है, तेरी सिगरेट बुझ जाएगी। रुद्र सक्षम की बात सुन चिढ़ गया और उसने पलटकर गुस्से में कहा, साले तू बहुत पिटेगा। आरोही ने रुद्र की आवाज सुन गुस्से में कहा, ये कितने घटिया तरीके से बात कर रहे हैं आप, और झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं ना? रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेबी मैंने सिगरेट फेंक दी। उसकी बात सुन आरोही ने झट से कहा, इसका मतलब पहले पी रहे थे? आरोही की बात सुन रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया कि वो हड़बड़ाहट में क्या बोल गया। रुद्र का ध्यान अब खुद पर हंसते शान और सक्षम पर गया तो वो गुस्से में सक्षम को देखने लगा। रुद्र ने आरोही से कहा, बेबी मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। इस पर आरोही ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, मुझे नहीं करनी आपसे बात। ये कहते हुए आरोही ने गुस्से में फोन कट कर दिया तो रुद्र अपना फोन देखने लगा। इधर सक्षम और शान उसे देख हंसी से लोटपोट हो रहे थे। रुद्र चिढ़ते हुए उन दोनों को घूरने लगा। वो अब एक बार फिर सक्षम के पीछे पीछे भागा। दूसरी तरफ सिंगापुर में ईशु बालकनी में सोफे पर अपने दोनों पैर फोल्ड कर अपने घुटनों पर मुंह टिका कर बैठी हुई रो रही थी कि तभी अचानक से शुभित ने पीछे से आकर उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाते हुए कहा, यहाँ कब आए और सोई क्यों नहीं अब तक? इस पर ईशु ने उससे मुंह फेर लिया। ईशु ने अपने हाथों से उसके कंधों को थामा हुआ था पर एक बार भी शुभित की तरफ नहीं देखा। शुभित ने उसे आहिस्ता से बेड पर लिटाया और फिर रूम की लाइट ऑफ कर उसके करीब ही लेटा था कि ईशु की सिसकियों को सुन उसने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए नाइट बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे को देखा। आज कितना मुरझा गई थी और वो भी सिर्फ उसकी वजह से। शुभित ने जल्दी से उस पर झुककर उसके सिर को चूमते हुए कहा, रोना बंद करो, प्लीज मत रो, थोड़ा तो ट्रस्ट करो, वो आयना झूठ बोल रही थी। ईशु ने शुभित की बात सुन रोने की वजह से लाल हो चुकी अपनी आंखों को खोल उसकी आंखों में देखा तो एक बार फिर उसने उससे मुंह मोड़ना चाहा था मगर शुभित ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा कर कहा, मैंने अपनी अब तक की लाइफ में अगर किसी लड़की को चाहा है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। ईशु ने उसकी बात सुन अपना चेहरा उसके सीने में से हटा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देख उससे इशारों में पूछा, तो ऐना के साथ क्या था? ऐना से जब प्यार नहीं था तो उसे किस क्यों किया? ईशु की बात को समझते हुए शुभित ने उसके आंसुओं को पोंछ अगले ही पल उसके होठों पर उसे किस करते हुए कहा, उस दिन कार में जब मैंने तुम्हें किस किया था वो मेरी पहली किस थी। पहली बार मैंने किसी लड़की को किस किया तो वो लड़की भी तुम ही थी। शुभित की बात सुन ईशु ने हैरान होते हुए उसे घूरा। ये कैसे हो सकता था, क्योंकि उसने खुद उन दोनों को किस करते हुए देखा था। मेरा मूड चेंज हो गया है,
मैं अभी यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा। शुभित ने अपनी बात कहते हुए अब ईशू के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। वहीं ईशू वो बेजान सी शुभित और ऐना के बारे में सोच रही थी। शुभित ने ईशू से आती महक से मदहोश हो उसके गले पर से अपनी नाक हटा अपने सख्त होठों को रख अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे मदहोशी के आलम में बहकता चला जा रहा था और उसके गले पर अपना लम्स छोड़ता जा रहा था। शुभित ने आहिस्ता से ईशू की नाइटी उसके कंधे से नीचे खिसकाते हुए अब एक गहरा चुंबन ईशू के कंधे पर किया तो वो जैसे होश में आ गई। अपने होश में आते ही वो उसकी पकड़ में झटपटाई तो शुभित ने अपना चेहरा उठा ईशू को अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, हिलो मत। शुभित की आंखों में इस समय उस पर छाए खुमारी का नशा साफ दिख रहा था। उसे देख ईशू ठिठक गई, पर फिर हिम्मत कर उसने शुभित की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए उसको धकेलना शुरू किया तो शुभित को इस तरह उसका दूर होना अच्छा नहीं लगा। उसने ईशू को देखते हुए अपनी भारी आवाज में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैंने कहा ना, हिलो मत। पर ईशू नहीं मानी, वो अब और अधिक छटपटाने लगी। इतना कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बाद, झेलने के बाद, उसे आज शुभित की मनमानी जैसे कतई बर्दाश्त नहीं थी। वहीं शुभित को अब ईशू पर गुस्सा आने लगा था, वो उससे दूरी बना रही थी। शुभित ने अगले ही पल उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और ईशू को अपने नीचे दबा उसने उसके दोनों हाथों को बेड में पुश करते हुए गुस्से में कहा, क्या कर रही हो, हुआ क्या है? उसकी बात सुन ईशू ने अपना सिर घुमाते हुए उसकी आंखों में नफरत से झांका। इतना कुछ हो जाने के बाद वो उससे पूछ रहा है कि हुआ क्या है, क्या सोचकर वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। ईशू की आंखों के कोने से आंसू बहकर पिलो को भिगोने लगे तो उसे इस तरह देख शुभित, जो हर बार अपनी मनमानी करता था, वो इस बार जैसे आगे बढ़ ही नहीं पाया। वो रुक गया, बल्कि ईशू को इस तरह देख वो होश में आया कि वो ना जाने बहकावे में उसके साथ क्या कर रहा था। शुभित हड़बड़ाते हुए ईशू के ऊपर से हट गया और उसने पीठ के बल बेड पर लेटते हुए धीरे से खुद में कहा, ओह गॉड, मैं कैसे बहक गया। इधर ईशू ने जब खुद को आज़ाद पाया तो झट से उठकर बैठ गई और बेड से उठकर जाने को हुई कि शुभित ने पलटकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें नजदीक पाकर बहक जाता हूँ। शुभित ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे थे। सॉरी, माफी जैसे शब्दों से आज तक उसका कोई वास्ता नहीं था, पर अब जब से शादी की थी तब से ये शब्द जैसे उसके अपने हो गए थे। शुभित ने ईशू के हाथ को छोड़ धीरे से कहा, कुछ नहीं करूंगा, सो जाओ। ईशू ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया और कांपते हुए वापस अपनी जगह पर लेट गई। उसे इस तरह से डरा देख शुभित का दिल तड़प उठा, मानो तेज दर्द से भर गया। जो नहीं सोचा था वो हो गया। डॉक्टर ने ईशू की रिपोर्ट्स को देखकर ही उसे क्लियर कर दिया था कि ईशू को वोकल कॉर्ड ट्रॉमा नहीं हुआ है, उसकी आवाज़ शॉक लगने की वजह से गई है। वो अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी है, पर वो चाहे तो वो फिर से बोल सकती है। ऐसे में उसे उसके सामने कुछ तो ऐसी सिचुएशंस लानी होंगी कि वो बोलने पर मजबूर हो जाए, पर जो सिचुएशन उसने क्रिएट करनी चाहिए थी उससे तो ईशू बहुत ज़्यादा हट हो गई। शुभित ने एक नज़र उससे मुंह फेर कर लेटी ईशू को देख मन ही मन कहा, मैंने कभी तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, नहीं कभी तुम्हारे अलावा किसी को चाहा है। उस दिन ऐना को किस करने की बस एक्टिंग की थी तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं बहुत नाराज था तुमसे, पर शायद अभी तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। अंडस को सुबह के समय ईशू रेडी होकर बेड पर बैठी हुई थी। उसने इस समय एक ग्रीन कलर की टी शर्ट के साथ वाइड लेग जीन्स पहना हुआ था, हाथों में चूड़ा और गले में पतली चैन का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरकर उसने बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया था और मेकअप के नाम पर बस होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। आज उसका ज्यादा कुछ करने का मन बिल्कुल नहीं था, पर घर वापस जा रहे थे तो बस ये सोचकर ही वो ठीक से रेडी हो गई थी। शुभित नहाकर बाथरूम से निकल आया तो वो उसे अपनी आंखें बड़ी करते हुए घूरने लगी। वो सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर बांध रूम में चला आया था। शुभित ने दूसरी टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए पूछा, रेडी? तो ईशू ने अपना सिर हिला दिया और उठकर बालकनी में जाने लगी तो शुभित ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? ईशू उसे जवाब देने की बजाय उससे अपना हाथ छुड़ा बालकनी की तरफ बढ़ गई तो शुभित उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद ईशू रूम में आए तो शुभित रेडी हो गया था। उसने इस समय येलो टी शर्ट के साथ लाइट ब्लू जीन्स पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। शुभित को एक नज़र देख ईशू ने चुपचाप अपना हैंडबैग उठाया और अब लगेज की तरफ बढ़ी तो शुभित ने उसे रोकते हुए कहा, उसे रहने दो। ईशू शुभित की बात सुन नासमझी में उसे देखने लगी, तो वो उनके बीच के फासलों को मिटा उसके करीब आया और उसने ईशू के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा, मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं अभी यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा। ईशू हैरान हो अपना चेहरा उठा उसे देखने लगी। क्या मतलब है उसकी बात का? अभी सुबह ही सुबह उसने उससे कहा था कि वो यहाँ से जाना चाहती है और वो मान भी गया था, फिर क्या हुआ? ये सब ईशू सोच ही रही थी कि शुभित ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे रूम से बाहर ले आया। वे दोनों बड़े से लिविंग हॉल से निकल अपने सुइट से बाहर आए कि वो होश में आई और उसने शुभित से इशारों में पूछा, कहाँ जा रही हो?
शुभित ने ईशु की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे इशारों से परेशान हो चुका हूँ, आज इनका इलाज करके ही वापस आएंगे। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ लेकर चलने लगा तो ईशु अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उससे चाहता क्या है, क्यों उसे इतना तंग कर रहा है। अंडस को दूसरी तरफ मुंबई में आरोही रेडी होकर सबसे पहले अपने मम्मा पापा के रूम में गई तो वो अपने सामने का नज़ारा देख खुश हो गई। शुभी रूम में ही आदित्य का हाथ पकड़ इधर से उधर धीरे धीरे टहल रही थी। सालों से बेजान हो चुके पैरों में अब धीरे धीरे जान आ चुकी थी और आज तो वो कल से भी बेहतर दिख रही थी। आरोही ने उन दोनों के पास जाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। आदित्य, जिसका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ शुभी पर था, वो उसकी आवाज़ सुन चौंक गया। वहीं शुभी का ध्यान भी खुद पर ही था। वो पास खड़ी आरोही को देख हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपने हाथों को फैला उसे पास आने का इशारा किया तो आरोही झट से थोड़ा सा और उसके पास चली आई। शुभी ने उसे अपने गले से लगा उसके गाल को चूमते हुए कहा, तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई मेरी बच्ची, इतनी सी थी और अब देखो। शुभी ने आरोही से अलग हो उस पर अपनी भरपूर नज़र डालकर कहा, वो हाइट में उससे थोड़ी ज्यादा लंबी थी। वहीं आरोही वो हंसती और जल्दी से एक बार फिर शुभी के गले लग उसने शुभी के सिर को चूमते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच मम्मा। आरोही से नर्म एहसास मिला तो शुभी की आंखें भर आईं। ये देख आदित्य ने उन दोनों के गले लगते हुए कहा, शश शश, अब नो रोना। यस पॉप्स, यू आर राइट, रोना बंद, बिल्कुल बंद। मैं तो क्या कहता हूँ पॉप्स, भाई और मेरी प्यारी भाभी आ जाएं तो हम पार्टी करते हैं, क्या कहते हैं आप। इतना कुछ बड़बड़ाते हुए शान अंदर आया तो आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, हम गुड आइडिया। शान ने खुश होकर कहा, आई नो दैट, तो लाइए अपना कार्ड दीजिए, मैं पार्टी अरेंज करता हूँ। शान की बात सुन आदित्य ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, जी बिल्कुल दूंगा, पर पहले आप जाकर रेडी हुए, आप मेरे साथ ऑफिस जाएंगे, समझे। शान ने आदित्य की बात सुन मुंह बनाते हुए पूछा, क्या। तो वहीं शुभी ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़िए उसका कान, लग जाएगी उसे। ये देख शान ने जल्दी से खुद को छुड़ा शुभी के पास जा पीछे से उसके गले लगते हुए कहा, यस मॉम, प्लीज, अब आप ही अपने इस मासूम से बेटे को अपने पति के हाथों बलि चढ़ने से बचा सकती हैं। उसकी एक्टिंग देख आरोही ने आदित्य से कहा, वाकई पापा, आप कहाँ इन्हें ऑफिस ले जा रहे हैं, इन्हें तो एक्टर बनना चाहिए। तो शान ने झट से आरोही के बाल खींचते हुए कहा, ओए, ज्यादा नहीं बोलना। आरोही ने अपने सिर को सहलाते हुए चिढ़कर कहा, भाई। वहीं आदित्य शान पर भड़कने लगा तो ये सारा नज़ारा अपने सामने देख शुभी हंसने लगी। उसकी हंसी सुन वे तीनों अब चुप हो शुभी को देखने लगे। अंडस को वहीं रुद्र के घर पर निखिल रुद्र के केस के लिए उसके लॉयर से बात कर ही रहा था कि तभी आयु चिल्लाते हुए वहां आया। बड़े पापा, जल्दी चलिए। निखिल ने उसकी तेज आवाज सुन कॉल कट कर थोड़े गुस्से में पूछा, क्या हुआ और क्यों चिल्ला रहे हो। इस पर पहले तो आयु निखिल की तेज आवाज सुन डर गया, पर फिर उसने अपना सिर उठा धीरे से कहा, दादी नीचे बुला रही हैं आपको, जल्दी चलिए। निखिल ने अपने फोन में कुछ देखते हुए कहा, हाँ चलो तुम, मैं अभी आया। आयु अपना सिर हिलाते हुए नीचे चला गया। इधर निखिल भी कुछ सोचते हुए नीचे हॉल में पहुंचा तो पहले तो वहां खड़े सत्यम को देख हैरान हो गया, पर फिर कुछ सोच अर्चना जी के पास जाने लगा था कि सोनम उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उसने गुस्से में निखिल को देखते हुए कहा, देखिए, अपनी आंखों से देखिए, मेरा रूप, वो झूठ नहीं बोलता। सोनम ने निखिल को पकड़कर हॉल में मौजूद टीवी की तरफ घुमाया तो वो अगले ही पल टीवी पर आती न्यूज को देख शॉक हो गया। हेलो स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट एपिसोड के लिए और लाइक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल ओनर बाय क्वीन स्टोरी वर्ल्ड 2.0 पर।